जय हिंद साथियों। श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लैंड फॉर्म्स। आज हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है लैंड मतलब ज़मीन, भूमि, और फॉर्म्स मतलब उसकी आकृतियाँ, कि ज़मीन के ऊपर जो आकृतियाँ, इसका हिंदी मतलब होता है भू आकृतियाँ। तो आज तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितनी भी हम आकृतियाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। मुख्यतः 3 प्रकार की लैंड फॉर्म्स हमारे पाई जाती हैं। पहले नंबर पे आएगा माउंटेन्स यानी कि पहाड़, दूसरा प्लेट्यू पठार्स और प्लेन मैदान। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट का जो लैंड सरफेस, अर्थ क्रस्ट का ज़मीन का जो हिस्सा है उसका 27% माउंटेन्स बनाते हैं। 27% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, अर्थ का कौन सा हिस्सा, लैंड का। जो पानी वाला जो हिस्सा है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। और प्लेट्यू जो हमारा है वो अर्थ के सरफेस का कितना परसेंट हमारा बनाता है, 18%। और प्लेन्स हमारे 55%। जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो इसी के अंदर आएंगे, प्लेन्स के अंदर डेजर्ट्स। पूरे अर्थ के ऊपर लगभग 1/3 पार्ट अर्थ का डेजर्ट है। अब देखते हैं माउंटेन्स। माउंटेन किनको कहते हैं? द हाइट ऑफ माउंटेन्स आर ओवर 6। अब देखते हैं माउंटेन्स। माउंटेन किसको कहा जाता है? जो 600 मीटर से ऊपर की अगर कोई आकृति है उसको हम माउंटेन कहेंगे। और उस 600 मीटर की हाइट के साथ साथ उसके अंदर एक फीचर और होना चाहिए कि जो उसकी पीक है, जो उसकी चोटी है, वो किस तरह की होनी चाहिए, कोनिकल शेप की, कोन के आकार की, शंकु के आकार की उसकी चोटियां होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई आकृति है जो 600 मीटर से ऊपर की है और उसकी चोटी है शंकु के आकार की, तो उसको कहेंगे माउंटेन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स देयर आर 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स। ओरिजिन के बेस के आधार पर हम माउंटेन्स को 4 भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पे हमारा माउंटेन आ जाएगा ब्लॉक माउंटेन, दूसरे पे रेजिडुअल माउंटेन, तीसरे पे एक्यूमुलेटेड माउंटेन और चौथे पे फोल्ड माउंटेन। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन हमारा होता है द मिडल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स इज लोअर। इसका जो मिडल पार्ट होता है इस माउंटेन का वो क्या होता है, लोअर होता है, नीचे की तरफ होता है। एंड द पार्ट्स ऑन द बोथ साइड्स आर हायर। और दोनों तरफ जो बोथ साइड में जो पार्ट्स होगा, जमीन का जो हिस्से होंगे वो ऊपर की तरफ उठे होंगे। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। द मिडल लोअर पोर्शन इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। और इसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये जमीन का एक टुकड़ा है और इसमें किसी वजह से दरार आ जाती है, ऐसे दरार आ जाएगी। तो फिर ये कैसे हो जाएगा? ये इस तरह की आकृति का रूप ले लेगा। ये जो पार्ट होंगे ये अपनी जगह पर रह जाएंगे और ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, धस जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरह की जो आकृति बनेगी उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जो ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा, जो ये ऊपर उठे हुए जो ब्लॉक्स हैं हमारे, ये ब्लॉक माउंटेन क्यों गए? क्योंकि हमारे क्या बन गए, ब्लॉक्स बन गए। जो ऊपर उठे हुए, जो हमारे ऊपर उठे वाले जो पार्ट हैं, जो ऊपर उठे हुए हैं दो पार्ट, उसको हम बोल देंगे ब्लॉक माउंटेन। और जो हमारा नीचे दसा हुआ पार्ट है ये एक वैली का काम करेगा, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। हमारे उसमें ज्योग्राफी के अंदर बहुत तरह की वैली होती है। इसमें रिवर के द्वारा बनाई होती है वैली, जो होती है हमारी आई शेप वैली, यू शेप वैली और वी शेप वैली। तो एसएससी ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सी वैली रिवर के द्वारा बनाई हुई नहीं है, वो रिफ्ट वैली। तो चौथा ऑप्शन वो रिफ्ट वैली दे देता है। रिफ्ट वैली हमारी ब्लॉक माउंटेन बनने की प्रक्रिया के दौरान बनता है। और ये पार्ट जो है ये नीचे की तरफ क्यों धस जाता है और ये ऊपर की तरफ क्यों उड़ जाता है? या तो ये पार्ट नीचे की तरफ धस जाए या दोनों पार्ट ऊपर की तरफ उड़ जाए। इसका रीजन रहता है यूरेनियम। हमारे जमीन के नीचे जो यूरेनियम है, यहाँ पर जैसे मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी यूरेनियम की इस तरफ और यहाँ पर अगर कम होगी
और यहाँ फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पार्ट को ये ऊपर की तरफ उठा देंगे और ये पार्ट नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो ऐसे बनते हैं रिफ्ट। द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज द वैली ऑफ जॉर्डन रिवर। जो हमारी सबसे लंबी, जो सबसे बड़ी रिफ्ट जो है धरती के ऊपर जो बनी हुई है, वो हमारी जॉर्डन नदी के द्वारा बनाई गई है। अब ये जो वैली है ये नदी के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये रिफ्ट वैली अपने आप बनी हुई एक वैली मिल जाती है, उसके अंदर से कहीं से भी पानी आके वहां से बहना शुरू हो जाता है। तो हमें वहां नदी होती है वहां पर मोस्टली, तो नदी की वजह से हमें ये नहीं सोचना कि नदी के द्वारा बनाई, नहीं, नदी को वो बनी बनाई वैली मिली है, उसमें से नदी सिर्फ बह रही है बस, और कुछ नहीं है। जॉर्डन वैली जो हमारी है, जॉर्डन और इजराइल देशों के बॉर्डर से बहती है। जॉर्डन और इजराइल देश आपस में जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। और किस, अभी जो लड़ाई चल रही थी रिसेंटली उनकी गोलन हाइट्स एक जगह है वहाँ पर, उसके ऊपर उनकी काफ़ी लड़ाई हुई है गोलन हाइट्स के ऊपर। और ये नदी है, ये इसकी के किनारे है, जॉर्डन नदी के किनारे पड़ती है ये जगह, जॉर्डन गोलन हाइट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर है, ब्लैक फॉरेस्ट इंडिया के अंदर विंध्याचल और सतपुड़ा, और पाकिस्तान के अंदर साल्ट रेंज। ये कुछ उदाहरण हैं जो ब्लॉक माउंटेन के हैं। भारत के अंदर दो ही है माउंटेन, विंध्याचल और सतपुड़ा। ये जो हमारी ये विंध्याचल रेंज आ जाती है, और इसके बाद इसके नीचे की जो रेंज है वो है सतपुड़ा रेंज। और इनके बीच से हमारी कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। ये हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो और इस तरफ से फिर ताप्ती। तो इंडिया के अंदर दो ऐसी नदी हैं जो रिफ्ट वैली से बहती है, या रिफ्ट वैली बनाने वाली दो नदियां कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। किस किस के बीच में होती है, ऊपर वाली जो रेंज हमारी है सतपुड़ा रेंज है, सॉरी, ये जो ऊपर वाली जो हमारी रेंज है ये विंध्याचल रेंज है, और नीचे वाली हमारी सतपुड़ा। विंध्याचल रेंज नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली रेंज विंध्याचल रेंज। एसएससी ने बहुत बार पूछा है। रेजिडुअल एंड एक्यूमुलेटेड माउंटेन, तो रेजिडुअल माउंटेन कौन से होते हैं, रेजिडुअल का मतलब होता है अवशेष। जो रेजिड्यू होते हैं, अवशेष जो होते हैं, किसी भी चीज का खत्म होने के बाद उसके जो अवशेष बचते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिड्यू। तो ऐसे माउंटेन जो किसी न किसी चीज के अवशेष हैं, सच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की वजह से ये माउंटेन बनते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स का और चट्टानों का टूटना। इन सिटू, इन सिटू का मतलब होता है उसी जगह पे जहां पर उनकी पोजीशन है, ऑन दैट साइट, उसी साइट के ऊपर टूटना, उसी जगह के ऊपर टूटना जहां वो रॉक्स थी, उसी जगह पे उसका टूटना। ऐसे वेदरिंग की वजह से, ऐसे चट्टानों के टूटने की वजह से जो माउंटेन बनेंगे उसको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। ये एक तरह से किसी टाइम पे बहुत बड़े माउंटेन होते थे, अब उनके सिर्फ अवशेष रह गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया के अंदर अरावली माउंटेन, ये सिर्फ एक रेजिड्यू माउंटेन रह गया, जब किसी टाइम पे ये बहुत बड़ा माउंटेन था, ये हिमालय से भी बड़ा माउंटेन था, हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा माउंटेन बताते हैं इसको। और ये किस तरह का माउंटेन था, ये हमारा फोल्ड माउंटेन था। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स का हमारी कहाँ पर है, दक्षिण के तीन स्टेट, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तीनों के अंदर फैली हुई है। पार्श्वनाथ और हिल्स ऑफ राजमहल, ये दोनों के दोनों हमारे किस स्टेट के अंदर, झारखंड के अंदर, पार्श्वनाथ और राजमहल झारखंड के अंदर है। स्पेन के अंदर सीरा। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे रेजिडुअल माउंटेन के। आगे देखते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। अगर ऐसा कोई माउंटेन जो किसी चीज के एक्यूमुलेशन से बना है, किसी चीज के इकट्ठा होने से बना, उस माउंटेन को हम बोल देंगे एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, सोयल, रॉक्स और लावा एक्सेट्रा। कोई भी चीज से अगर रॉक्स हो, लावा हो, सैंड हो या सोयल हो, हमारी इसके एक्यूमुलेशन से जो भी माउंटेन बनेगा उसको बोल देंगे एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। उदाहरण के तौर पर सैंड ड्यून्स, ये हमारे सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले होते हैं, बालू के टीले। सैंड का मतलब होता है बालू, बालू के टीले को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या होता है कि हवा
के द्वारा बहुत बड़े एरिया के अंदर ये टीले बना दिए जाते हैं। एक जगह इकट्ठा लाके रख देती है हवा। हवा अपने साथ जो रेत लेके आती है उसको एक जगह पे छोड़ती रहती है, एक जगह छोड़ती रहती है, और वही फिर बाद में एक माउंटेन का कार्य करता है। आइए इसको दिखाते हैं सैंड ड्यून्स किस तरह का होता है। ये देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये जो विंड जो चल रही होगी अब इसके साथ अपने साथ रेत को लेके आएगी, और यहाँ पर इसकी जो रेत को पकड़ने की होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर उसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ पर हाइट, एक हाइट मिल जाएगी, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और अपने साथ में इसने इसने सैंड को उठा रखा है तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसलिए ये क्या कर देगी, सैंड को यहाँ गिरा देगी। तो ये और हाइट इसकी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और ये किसका काम करेगा, एक माउंटेन का काम करेगा। फिर अब हमारा आ गया फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ फोल्ड्स इन द रॉक्स। रॉक्स के अंदर फोल्ड्स की वजह से ये माउंटेन बनते हैं। फोल्ड्स होते हैं इस तरह की आकृति को फोल्ड्स बोलते हैं, फोल्ड। ड्यू टू इंटरनल मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर इंटरनल मोशन की वजह से, अर्थ के अंदर इंटरनल मोशंस, गति, गति होती है, मोशंस का मतलब होता है गति, तो इंटरनल मोशंस की वजह से अर्थ के अंदर फोल्ड्स बनते हैं। दीज आर वेव लाइक माउंटेन, ये किस तरह के माउंटेन होते हैं, वेव लाइक, एक लहर की तरह के, वेव लाइक होते हैं लहर, लहर की तरह के, जो समुद्र की लहर होती है इस तरह के माउंटेन होते हैं। विच हैव न्यूमरस पीक्स एंड लोज, जिसके बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा संख्या में चोटियाँ होती हैं, और उनके लोज भी होते हैं, मतलब उनके निचतम पॉइंट भी होते हैं। ये कुछ उदाहरण है हमारे। आइए देखते हैं फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। हमने कल पढ़ा था जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो किसके अंदर बटी हुई है, प्लेट्स के अंदर। तो एक और प्लेट्स, मान लीजिए दो प्लेट हैं जो आपस में किस तरह की मोशन में चल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो इन प्लेट्स को क्या कह देंगे हम, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स, क्योंकि ये आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। तो जब ये इसमें एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी और एक की कम होगी, तो जिस प्लेट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ धंस जाएगी, और लो डेंसिटी वाली प्लेट ऊपर की तरफ उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये इस तरह की आकृति बनाएगी। फिर ये लोड, ये हाई डेंसिटी थी, और ये लो डेंसिटी। तो जो ये प्लेट का हिस्सा है वो नीचे की तरफ जमीन के अंदर धंस जाएगा, और ये प्लेट का हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। और ये ऊपर की तरफ उठ के इस प्लेट के अंदर क्या होगा, ये नीचे की तरफ धंस रही है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लेट इस तरह से बन जाएगी, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, माउंटेन का काम करेगा, और ये ऐसे फोल्ड्स बन जाएंगे इस प्लेट्स के अंदर। ये प्लेट सीधी ना होके इस तरह से चेंज हो जाएगी ये प्लेट, और ये जो ऊपर वाले होंगे ये क्या हो जाएंगी, पीक्स हो जाएंगी, और नीचे वाले लोज। इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इसमें क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी, और वो उसमें एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाएगी, दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जो प्लेट ऊपर की तरफ उठेगी उसके ऊपर क्या बन जाएंगे, हमारे फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा हिमालय, हिमालय हमारा कैसे बना, ऊपर हमारी यूरेशियन प्लेट है, और नीचे से इंडियन प्लेट इससे टकरा गई। तो इंडियन प्लेट के टकराने से इंडियन प्लेट का मोमेंट नॉर्थ की तरफ है, और यूरेशियन प्लेट अपनी जगह पे स्थिर है। तो इससे इंडियन प्लेट आगे टकराई, और बीच में इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक माउंटेन की एक रेंज बन गई जिसको बोलते हैं हिमालय रेंज। और वो किस तरह का माउंटेन, हमारा फोल्ड माउंटेन है। और ये फोल्ड माउंटेन जब भी बनेंगे एक रेंज के अंदर बनेंगे, इनको, ये इंडिविजुअल माउंटेन नहीं होते, ये इनकी एक रेंज होती है, एक ग्रुप में होते हैं, इनकी रेंज होती है, तो ये माउंटेन रेंज बनती है हमेशा। फोल्ड माउंटेन बन गया हमारा हिमालय। एग्जाम्पल देख लेते हैं हिमालय। दूसरा हमारा यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन हमारा कहाँ पर है, यूराल रशिया के अंदर। यूराल माउंटेन एशिया को और यूरोप को अलग करते हैं। एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री का काम कर रहा है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के अलावा एक यूराल रिवर भी है जो दोनों देश, एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री का काम करती है। तो एशिया यूरोप के बीच में दो ही चीज़ें हैं, यूराल रिवर और यूराल माउंटेन, जो इसके बीच बॉर्डर का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आल्प्स, ये यूरोप के अंदर है,
जो 8 देशों के अंदर फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक है। और ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा रॉकीज। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इसकी भी हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है रॉकीज माउंटेन की। एंडीज जो हमारा ये साउथ अमेरिका के अंदर है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये एंडीज। और इसकी हाईएस्ट पीक है अकानकागुआ। अकानकागुआ ये सबसे हाईएस्ट पीक है। और अगर धरती के ऊपर सबसे लंबे स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरी अगर अर्थ की बात करेंगे, पूरी अर्थ के ऊपर सबसे लंबा स्ट्रक्चर है हमारी मिड एटलांटिक रिज, जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच गुजरती है, मिड अटलांटिक रिज। लेकिन वो हमारी समुद्र के नीचे है। तो अगर जमीन की बात करें, अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसके ऊपर अगर सबसे बड़े स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा एंडीज माउंटेन, जो धरती के ऊपर सबसे लंबा स्ट्रक्चर है। प्लेट्यूज। द प्लेट्यूज आर एक्सटेंसिव अपलैंड एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट एंड रफ टॉप सरफेस। जो प्लेट्यूज होते हैं ये एक तरह का क्या होता है, अपलैंड होते हैं, हमारे ऊपर उठी एक जमीन का एक पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट। और ये ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट होता है। और रफ टॉप सरफेस, इसका जो टॉप सरफेस होता है रफ होता है और फ्लैट होता है। और स्टीप वॉल्स, और इसकी जो दीवारें होती है वो ऊपर की तरफ उठे, क्योंकि ये जो अपनी नेबरिंग जो ग्राउंड सरफेस है उससे ऊपर की तरफ उठा होता है। तो ये ऊपर की तरफ उठने की वजह से ये माउंटेन की तरह एकदम से कोनिकल पीक नहीं बनाता। तो ये कैसा होगा, इसका फ्लैट होगा। तो ये जो उठा होगा तो ये एक तरह से दीवार का काम करता है। ऐसा दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई दीवार है। और इसकी हाइट कम से कम कितनी होती है, 300 मीटर। अगर कोई ऐसी आकृति है जो 300 मीटर से ऊपर की है और उसका जो टॉप है वो किस तरह का है, फ्लैट है। इसको क्या बोलते हैं, टेबल टॉप भी बोलते हैं, टेबल टॉप माउंटेन भी बोल देते हैं कई बार इसको, टेबल टॉप माउंटेन। जो हमारा टेबल होता है उस तरह का इसकी आकृति होती है, टेबल टॉप माउंटेन भी कह देते हैं इसको। जनरली द हाइट ऑफ प्लेट्यू रेंज फ्रॉम 300 से 500 मीटर। जो ये रेंज होती है इसकी माउंटेन की, प्लेट्यू की, सॉरी, प्लेट्यू की जो रेंज है वो 300 से 500 फीट होती है जनरली। तो ये फिट जो लिखा है यहाँ पर ये गलत है, ये फिट नहीं है, मीटर में आएगा। प्लेट्यू कितने प्रकार के होते हैं, इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू। इंटर मतलब के बीच और माउंटेनियस मतलब माउंटेन के बीच। अगर प्लेट्यू माउंटेन के बीच में उसको बोल देंगे इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू। प्लेट्यू फॉर्म्ड बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन के बीच में बनने वाला प्लेट्यू। मान लीजिए जैसे ये एक माउंटेन एक है और उसके बाद ये अपलैंड और ये माउंटेन एक चीज। तो ये माउंटेन हमारा पहला, माउंटेन वन, माउंटेन टू, इसके बीच की ये जो जमीन है ये अपलैंड है, इसको बोल देंगे हम इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू। उदाहरण है हमारा तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू, चलो तिब्बत प्लेट्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ये किसके और किसके बीच में है, ये चाइना के अंदर है, कुनलुन माउंटेन इसके नॉर्थ की तरफ है। और इसके दक्षिण की तरफ हमारा हिमालय, हिमालय के बीच और कुनलुन माउंटेन के बीच में ये
बीच में है हमारा तिब्बतन प्लेटू, और इसको हम थर्ड पोल भी बोलते हैं, थर्ड पोल ऑफ अर्थ, अर्थ का तीसरा पोल। हमारे अर्थ के दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और तीसरा पोल भी कह देते हैं हम कई बार इसको, क्योंकि इसके ऊपर भी वही सेम उसी तरह की कंडीशन बनी हुई है। यहाँ भी एक्सट्रीम होता है, जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होगा यहाँ का भी, यहाँ बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। और इसकी भी क्लाइमेट जो है रेस्ट क्लाइमेट है, यहाँ पर भी इतना एक्सेसिबल नहीं है, इतना आसानी से यहाँ पहुँचना रहना बहुत मुश्किल है। इसकी भी कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन है इसके ऊपर भी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसको अर्थ का तीसरा पोल भी कह देते हैं। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कह देते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एसएससी ने बहुत बार पूछा रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन से प्लेटो को कहेंगे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कह देते हैं इसको। क्यों रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है। सबसे बड़ा प्लेट्यू भी दुनिया का यही है, और सबसे हाईएस्ट भी। लार्जेस्ट लगभग इसका जो एरिया है 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और सबसे हाईएस्ट क्यों? इसकी एवरेज जो हाइट है 4500 मीटर की है, इसकी एवरेज हाइट। और यहाँ से दो मेन रिवर निकलती है हमारी, हवांग हो और इंडस रिवर। दो मेन रिवर हमारी जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। माउंटेन स्टेप प्लेट्यू, माउंटेन स्टेप प्लेट्यू ये एक तरह के ऐसे प्लेट्यू होते हैं, द फ्लैट रीजन बिटवीन ए प्लेन एंड द बेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन के बेस के बाद और प्लेन के बीच में होते हैं। ये कुछ इस तरह की आकृति होती है। मान लीजिए कि माउंटेन है, इसके बाद फिर ये, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लेन आ जाएगा, और ये हमारा माउंटेन है। तो इसके जो बीच का जो रीजन रहेगा ये प्लेट्यू, तो ये हमारा कौन सा प्लेट्यू जाएगा? माउंटेन स्टेप प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द लैकोलिथ इनसाइड द अर्थ कम्स टू द सरफेस ड्यू टू वेदरिंग। जब वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग होता है चट्टानों का टूटना की वजह से, जो लैकोलिथ है ये एक तरह की आकृति होती है जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बनती है। तो वो जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाता है, तब ये प्लेट्यू बनता है। जो उदाहरण के तौर पर साउदर्न प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू हमारे डेक्कन प्लेट्यू का दूसरा नाम है, डेक्कन प्लेट्यू। इसमें क्या होता है, जब मान लो जो मैग्मा है एक सब्सिडरी वेंट के थ्रू जमीन के अर्थ, जैसे ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे ही किसी क्रैक्स के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, तो वो नीचे की तरफ क्या कर देता है, नीचे की तरफ भी ठंडा हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद जो अर्थ का सरफेस है ऊपर वाला, और ये सरफेस रिमूव हो जाए वेदरिंग की वजह से, यहाँ की जो चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के और उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तो यहाँ से ज़मीन साफ हो जाएगी, और ये जो पार्ट है ज़मीन का ये बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा। तो इस तरह का जो पार्ट, इस तरह के पार्ट की वजह से जो प्लेट्यू बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। और इसका इतनी जल्दी क्या नहीं होगा, वेदरिंग भी नहीं होगा इसका, क्योंकि ये प्योर मैग्मा से बना है, तो इतनी जल्दी इसका क्या नहीं होता, इरोजन नहीं होता, वेदरिंग नहीं होता। टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, प्लेट्यू के और कौन कौन से टाइप रहेंगे हमारे? बैंक प्लेट्यूज, दीज आर प्लेट्यूज ऑन द बैंक ऑफ ओशियंस, ओशियंस के किनारे। मान लीजिए जैसे ये हमारा समुद्र है, इस तरफ भी सी आएगा और इस तरफ भी सी है, और बीच में अगर कोई ऐसी इस तरह की आकृति बनी है तो इसको बोल देंगे हम बैंक प्लेट्यू। डोम लाइक प्लेट्यू, दीज आर फॉर्म ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर आदमी की और एनिमल्स के मूवमेंट की वजह से, मतलब मानवीय एक्टिविटीज़ की वजह से इस प्लेट्यू का निर्माण होता है। ये इस तरह से होता है, मान लो जैसे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटता है।
तो एक इस तरह की आकृति बन जाती है। और मानव की गतिविधियों से जो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, इसका इरोजन हो जाना, इस पार्ट का इरोजन हो जाना, इस पार्ट का इरोजन हो जाना, तो ये एक तरह से किस तरह की आकृति को जन्म देगा फिर? तो ये जो बचेगा हमारा अवशेष जो बचेगा, ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी, डी डी के प्रकार की। तो इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं? डोम। तो ये हमारा किस तरह का प्लेटो बन जाएगा? डोम लाइक। ये एक तरह से इरोजन की वजह से होता है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका इरोजन हो जाएगा, क्योंकि आदमी या पशु मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ इरोजन हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट के का इरोजन हो जाएगा। तो बीच में जो पार्ट बचेगा हमारा, वो इस तरह की शेप ले लेगा, उसको बोलते हैं डोम लाइक प्लेट्यू। इसका उदाहरण है रामगढ़ प्लेट्यू। रामगढ़ प्लेट्यू हमारा कहाँ पर है? ये रामगढ़ प्लेट्यू हमारा राजस्थान के अंदर है, कोटा के पास, राजस्थान के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे प्लेन्स। अगर कोई भी आकृति है जो 500 फीट से नीचे है, और कैसी कैसी है वो आकृति, किस तरह की? फ्लैट है, तो प्लेन्स कैन बी डिफाइंड एज फ्लैट एरिया। ये किस तरह का एरिया होता है? ये फ्लैट एरिया होता है विद लो हाइट्स। और इसकी हाइट कितनी होती है? कम से कम हाइट होती है, 500 फीट के आसपास की हाइट होती है इसकी। 500 फीट से नीचे की हाइट पे कोई भी ऐसी जमीन का कोई ऐसी फॉर्म है जो फ्लैट है, उसको बोलते हैं प्लेन्स। ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखते हैं हम। वेदर्ड प्लेन, द प्लेन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग बाय रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स एक्सेट्रा। तो ऐसे प्लेन जो किसकी वजह से बने हो? वेदरिंग की वजह से हो। वेदरिंग हमने पढ़ा था किस क्या होता है वेदरिंग? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मतलब जमीन के ऊपर रॉक्स रॉक्स के टूटने की वजह से जो प्लेन बनता है, उसको बोलेंगे वेदर्ड प्लेन्स। जो किस ये वेदरिंग का कार्य कौन करेगा? ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं जो ये कार्य करते हैं, जैसे कि रिवर्स, ग्लेशियर, विंड हवा। नदी अपने साथ रॉक्स को तोड़ के ले जाती है, ग्लेशियर अपने साथ माउंटेन को या फिर रॉक्स को तोड़ देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। विंड्स के द्वारा ये काम किया जाता है। तो इस तरह का जो भी प्लेन बनेगा उसको वेदर्ड प्लेन बोल देंगे। लॉस प्लेन्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय सोयल एंड सैंड्स ब्रॉट बाय विंड्स। जो हवाओं के द्वारा जो रेत और जो मिट्टी लेके आई जाती है, उसके द्वारा ये प्लेन का इस प्लेन का निर्माण होता है। ये देखिए, ये हमारा लोएस्ट प्लेन है। इसको हम कह सकते हैं बालू का टीला, सैंड ड्यून्स की तरह दिखाई देता है ना हमारा। बस सैंड ड्यून्स में लॉस में क्या फर्क होता है? इसके अंदर यही फर्क होता है, ये उससे बड़ी आकृति होती है। ज्यादातर ये चाइना के जो गोबी डेजर्ट वगैरह वहां पर बढ़ता है ये, या फिर जो हमारा वेस्ट एशिया है उस तरफ मिलेंगे ये। हमारे बहुत रेयरली मिलता है। हमारे जैसे मरुस्थल हमारे भी है, थार डेजर्ट है इंडिया के अंदर, वहाँ रेयरली मिलेगा। वहां पर ज्यादातर सैंड ड्यून्स ही बनते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। इसके जब ये तब बनता है जब हवा बहुत ज़्यादा स्पीड से आके और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेत को उठाए हुए होती है, और वो एक लंबे एरिया तक उसको स्प्रेड कर देती है, फैला देती है, तब ये बनता है। और अगर वो उसका स्प्रेड करने का जो एरिया है वो अगर कम बनता है तो उसको सैंड ड्यून्स बोल देंगे। तो लाओस में और सैंड ड्यून्स के अंदर यही फर्क होता है। और आगे है हमारा क्रेस्ट प्लेन्स। प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की अगर वेदरिंग हो जाती है, अगर वो रॉक्स ऐसी रॉक्स थी जो लाइमस्टोन से मिलके बनी थी, अगर लाइमस्टोन मिनरल्स उसके उनके अंदर था, तो उस लाइमस्टोन के वेदरिंग की वजह से जो भी प्लेन बनेगा उसको क्रेस्ट प्लेन बोलते हैं। देखिए इस तरह का होता है क्रेस्ट प्लेन। ये जो हमारी चट्टानें होती है किसकी बनी होती है? इसमें मैक्सिमम लाइमस्टोन होता है इसके अंदर, मिनरल्स। तो लाइमस्टोन को अपने साथ कौन लेके जाता है? किसी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा ये लेके जाया जाता है। ज्यादातर इसमें वेदरिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेवार होता है हमारा ग्राउंड वाटर या फिर बारिश का पानी, रेन वाटर। इरोजनल प्लेन, ऐसा प्लेन जो किसकी वजह से बनता है? इरोजन की वजह से। नियर द रिवर बैंक्स फॉर्म, प्लेन्स नियर द रिवर बैंक्स फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन। नदी के इरोजन की वजह से जो प्लेन बनता है उसको बोलते हैं हम इरोजनल प्लेन। ये दो शब्द बार बार आएंगे, इसको एक बार समझ लेते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स।
एंड मिनरल्स। दूसरा आएगा हमारा इरोजन। ये हमारी इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको उनको अपने साथ ले जाया जाता है हवा के द्वारा या पानी के द्वारा। द प्रोसेस इन विच रॉक पार्टिकल्स एंड रॉक पार्टिकल्स आर carried away by wind and water। विंड और वाटर के द्वारा उसको ले जाया जाता है। तो अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है, वेदरिंग और इरोजन के अंदर? वेदरिंग के अंदर चट्टान का टूटना होता है और इरोजन के अंदर उसका लेके जाना होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अपने आप क्या होता है, वो जो चट्टानें हैं फर्दर टूट जाती है, फर्दर उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर इसका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट दोनों का लगभग एक जैसा होगा, तो इसलिए देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही चीज, दोनों अलग अलग चीजें। वेदरिंग का मतलब होता है चट्टान का उसी जगह पे टूटना, इन सिटू, ऑन दैट साइड, उसी साइड के ऊपर, उसी जगह के ऊपर जहां पर वो चट्टान है, उसी जगह पे टूटना वेदरिंग हो जाएगा। और इरोजन का मतलब हो जाता है जो सोयल के पार्टिकल्स हैं, जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, उसको अपने साथ लेके जाना, और साथ ले जाते उस प्रक्रिया के दौरान उनको तोड़ना, उसको बोल जाएंगे हम इरोजन। तो ऐसा प्लेन जो इरोजन की वजह से बनेगा, अपने साथ जो लेके जाने की वजह से, कहीं भी किसी भी मतलब स्थान में अगर किसी नदी के द्वारा या हवा के द्वारा किसी भी सोयल पार्टिकल्स को ले जाया जाता है, तो उस तरह उसके बाद जो बचेगा वहाँ वो किस तरह का प्लेन बन जाएगा, इरोजनल प्लेन। ग्लेशियर प्लेन, मार्सी प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आइस, बर्फ के डिपोजिशन की वजह से, जमा होने की वजह से जो प्लेन बनता है उसको बोलते हैं ग्लेशियर प्लेन। और ये किस तरह का प्लेन होगा, मार्सी प्लेन। मार्सी होता है दलदली जमीन को, दलदली जमीन को बोलते हैं मार्सी, जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, तो मार्सी प्लेन होते हैं। डिपोजिशनल प्लेन, जैसे इरोजन हो जाता है, इरोजन होने के बाद कहीं ना कहीं जो ये इरोजन करने वाले जो एजेंट है, जैसे पानी है, हवा है, ये कहीं ना कहीं उसको रॉक पार्टिकल्स है उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी करेंगे। उनके डिपॉजिट करने की वजह से जो भी प्लेन बनेगा उसको हम बोल देंगे डिपोजिशनल प्लेन। लार्ज प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सिल्ट ब्रोट अप बाय रिवर्स। और ये ज्यादातर ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, हवा ये काम नहीं कर सकती, हवा सिर्फ डेजर्ट के अंदर ये कार्य कर सकती है, लेकिन पानी हर जगह कर देगा, और पानी किस फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। तो ये ज्यादातर ये काम किसके द्वारा किया जाता है, रिवर्स के द्वारा किया जाता है। डिपोजिशन प्लेन जो बनेंगे रिवर्स के द्वारा बनेंगे। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा, डेल्टा भी एक तरह से हमारा क्या होता है, डिपोजिशनल प्लेन होता है। जो नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है समुद्र के किनारे, वो एक तरह से हमारा डिपोजिशनल प्लेन होता है। सच प्लेन्स आर द प्लेन्स ऑफ गंगा, जैसे गंगा के द्वारा जो प्लेन बना रखे डिपोजिशनल प्लेन, सतलुज, मिसिसिपी, हवांगो, ये नदियां हैं जिनके द्वारा ये प्लेन बनाए होते हैं डिपोजिशन प्लेन। जो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो हमारा प्लेन्स है पूरे इंडिया के अंदर जो फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, डिपोजिशनल प्लेन है वो। तो आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। थैंक यू। जय हिंद।